हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 24 अगस्त की प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला आर्टिकल बात करता है एक्सरसाइज कोनगन के बारे में, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूके के बीच में होती है। खास बात यह है कि इस बार ये कहाँ हो रही है, तो ये हो रही है इंग्लिश चैनल में। अब इंग्लिश चैनल की लोकेशन हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए क्योंकि ज्योग्राफिकली हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट वो है। तो देखते हैं लोकेशन, ये है इंग्लिश चैनल। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो पूरा यूके का इलाका है, ये इधर नॉर्थ सी है, नीचे इंग्लिश चैनल है और यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। तो ये पूरा रीजन बाकी यूरोप से दूर रहा करता था। इस कारणवश जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था 1700 या 1800, तब जो पूरे यूरोप में युद्ध हुआ करते थे आपस में, उनसे ये काफी हद तक इंसुलेटेड था, इनसे दूर था। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंग्लैंड पे हमला करना है तो आपको इंग्लिश चैनल क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो एक तो आपको नेवी यूज करनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से समुद्री इलाका इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, इनको एक तरह से आइसोलेशन में रखता था जहां वो खुद को भी डेवलप कर पाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया और इनकी नेवी भी स्ट्रांग बनी इस चक्कर में। और इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश चैनल कहाँ पर है। और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डॉवर है जो जोड़ता है असल में इंग्लैंड और फ्रांस को। तो ये आपको पता चाहिए स्ट्रेट ऑफ डॉवर कहाँ पर है, नॉर्थ सी कहाँ पर है, इंग्लिश चैनल कहाँ पर है। तो ये बात होगी थोड़ी सी इसकी। तो यहाँ पे हो रही है इस बार एक्सरसाइज कोनकन 2021, जो कि किसके, इंडिया और यूके के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है, बायलैटरल है। ये करेगी क्या? ये करेगी इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाएगी। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब होता है कि एक ही अलग अलग सिस्टम होते हुए आप एक ओवरऑल काम कर पाए किसी चीज के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीआई का एग्जाम्पल ले लें, तो चाहे आपके पास पेटीएम हो चाहे आपके पास फोन पे हो, अलग अलग एप्स यूज कर रहे हैं पर आप यूपीआई के अंतर्गत काम कर सकते हैं क्योंकि वो इंटर ऑपरेबिलिटी है। अलग अलग बैंक्स के अकाउंट है पर एक ही फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर काम कर पा रहे हैं। तो उसी तरह अगर इंडिया यूके के बीच में ये आसपास में नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है, तो उन्हें पता होता है कि इंडिया का सिस्टम कैसे काम करता है। तो कभी जरूरत पड़े तो वो ऑपरेट कर पाए। इंडिया की जो मशीनें हैं, अक्सर जो इक्विपमेंट्स है वो रशिया बेस्ड है, यूके के या तो अमेरिका बेस्ड होता है या फिर यूके खुद बनाता है यूरोप के थ्रू। तो वो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के काम आता है। इसके अलावा इसकी खास बात यह कि इस बार आईएनएल तबर जो इंडिया की ओर से यूज किया गया नेवी की तरफ से और यूके की तरफ से एचएमएस वेस्टमिंस्टर। तो आईएनएस तबर असल में कहाँ का बिल्ड है और क्यों है, ये थोड़ा जानेंगे। पहले ये देख लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं इंडिया और यूके के बीच में। एक तो हो गई कोनकन जो नेवल एक्सरसाइज है। जो एयर एक्सरसाइज है उसका नाम है इंद्रधनुष, काफी इजी है पहचानना, रेनबो से इंद्रधनुष। देन देयर इज अजय वॉरियर जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि 2013 से हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई 3 एक्सरसाइज। अब बात आती है आईएनएस तबर की। आईएनएस तबर असल में एक थर्ड तलवार क्लास फ्रिगेट है। फ्रिगेट मतलब जो पानी के जहाज होते हैं जो एज अ वॉरशिप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं। 2004 में इंडिया में आया था। ऑफकोर्स अगेन एक रशियन बिल्ड सेटअप है। रशिया में इसको क्रिवक क्लास कहते हैं और इंडिया में इसको कहते हैं तलवार क्लास फ्रिगेट्स। तो ये यूज किए गए थे, इंडिया यूएस का जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा और भी फ्रिगेट्स हैं, तरकश, तेग, त्रिकंड, तलवार या त्रिशूल। तो इनका इस्तेमाल किया गया इस जॉइंट एक्सरसाइज के लिए। तो आपको पता लगा इंटरऑपरेबिलिटी कैसे बढ़ेगी और किनके किनके बीच के एक्सरसाइजेस है। इसके बाद बात आती है मादुर मैट्स की। मादुर मैट्स असल में वेस्ट बंगाल में बनाए जाते हैं और 2 महिलाओं को जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था उसको इस बार नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया उनके स्किल्स की वजह से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि मादुर मैट्स को जीआई टैग मिला था 2018 में और ये मधुरकथी के नाम से भी जाने जाते हैं। खास बात ये इनके साथ थोड़ी सी हिस्ट्री एसोसिएटेड है। तो मधुरकथी असल में एक रिबोजियम बेस्ड प्लांट होता है। ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई प्लांट होगा तो वो जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। कोई और राइजोम बेस्ड प्लांट आपको याद है जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सॉइल की जरूरत, मुझे बताइए। असल में ये पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में ग्रो किया जाता था और जब नवाब अलीवर्दी खान 1744 में यहाँ पे राज किया करते थे तो उन्होंने ऑब्लिगेटरी बनाया हुआ था कि भाई आपको सप्लाई करना ही पड़ेगा ये मैट्स कलेक्ट्रेट के अंतर्गत। तो इसलिए काफी रेलेवेंट है, हिस्टोरिकली भी जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ऑलमोस्ट खास बात 80 to 90% जो ये वर्कफोर्स है वो वुमेन का कॉम्प्राइज करता है इस इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो जीआई टैग के बाद आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं कि इस रीजन में इंप्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए किस तरह गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सकती है। देन अगला आर्टिकल बात करता है शंकराचार्य टेम्पल के बारे में। शंकराचार्य टेम्पल असल में कहां पर है, तो श्रीनगर में, कश्मीर में है। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसको शंकराचार्य टेम्पल क्यों कहते हैं? फिर वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आदिशंकर यहाँ पर विजिट किया था उन्होंने, उसके बाद से इसका नाम शंकराचार्य टेम्पल पड़ गया था। तो यहाँ पे अभी हाल में जो यहाँ पे होती है गदा होती है एक तरह से, जिसे हम कहते हैं छड़ी मुबारक, तो वो इस टेम्पल में दोबारा लाई गई थी। इसीलिए इसको काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। ये इसका एक और नाम है जैतेश्वरा टेम्पल और ये जम्मू कश्मीर में है। तो ऑब्वियसली हम इसको टूरिज्म के लिए भी एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। इसका एक और नाम है विच इज तख्त सुलेमान। और क्योंकि इसकी एक पुरानी हिस्ट्री रही है, इसका स्ट्रक्चर खासतौर पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीरी स्टाइल के आर्किटेक्चर को डोनेट करता है। एक ऑक्टागोनल प्लिंथ है। ऑक्टागोनल प्लिंथ मतलब कुछ इस तरह का होता है जहां से आपको 8 आर्चर्स बने होते हैं जो जोड़ते हैं इसको। तो हालांकि उतनी अभी हमें डिजाइन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल कश्मीरी आर्किटेक्चर जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां आपको मिलेगा ये। तो ये कहाँ पर है? श्रीनगर में है। और किस लिए न्यूज में था? क्योंकि जो शाही छड़ी थी वहां पर दोबारा आने वाली थी।
एक स्कीम जो न्यूज में थी विच इज जन शिक्षण संस्थान, जो कि पहले जन शिक्षण संस्थान के बजाय श्रमिक विद्यापीठ स्कीम कहलाती थी, उसका नाम बदला गया है। और ये स्कीम क्यों काम की है हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये काम की इसलिए क्योंकि इसका लक्ष्य है कि जो रूरल एरियाज में उनकी स्किल डेवलपमेंट की जा सके। तो अब जिसमें चेंजेस किए गए हैं उसमें हाई स्पीड इंटरनेट जोड़े गए हैं कुछ एरियाज में, जो केरला के डीप छोटे मोटे इलाके थे, ट्राइबल आदिवासी इलाके, वहां पे से लीलमपर जंगल में केरला में ये स्कीम के तहत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट की गई। तो ये स्कीम किसके अंतर्गत है पहले ये जानिए। तो नॉर्मली पहले ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर थी, अब इसको ट्रांसफर किया गया 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। तो याद रखिए पहले ये एमओई के अंतर्गत थी और अब ये स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ चुकी है। तो एक ट्रांसफर है स्कीम का जो यहाँ से यहाँ हुई है, तो इसके तहत वहां पे उन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाई है। इसमें फोकस ग्रुप्स हैं, वुमेन, एसटी माइनॉरिटीज, जो जनसंख्या है जिनको नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उनको यहाँ पे वोकेशनल स्किल्स दिए जाए। और अभी ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हम ये 233 जन शिक्षण संस्थान देखते हैं जो कि फंक्शनल है। तो इसका अगेन वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बड़ा इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। इसके बाद न्यूज में एक आर्टिकल रहा कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो एनटीपीसी का था वो भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। तो अब एनटीपीसी किस चीज में कार्यरत होती है, नाम से भाई क्लियर, थर्मल पावर की कंपनी है। अब ये क्या ला रही है, सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट ला रही है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो ये क्यों ला रही है भाई, थर्मल पावर की कंपनी क्यों ऐसा ला रही है। हमारे ऑप्शन अक्सर ऐसे गलत हो जाएंगे, हम सोचेंगे एनटीपीसी थर्मल पावर का काम करती है, तो नहीं, एनटीपीसी नहीं, सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में फोटोवोल्टिक, वो लॉन्च किया है। ये 25 मेगावाट की बिजली बनाएगा। एक जो रिजर्वेयर है सीमाद्री में, वहां पर सीमाद्री विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। खास बात ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है अंडर फ्लेक्सिबाइजेशन स्कीम। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, आप किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये स्कीम थी गवर्नमेंट की जिसके अंतर्गत ये ऑप्शन दिया गया था कंपनीज को कि जो थर्मल पावर प्लांट के एरिया में भी काम कर रही हैं वो चाहें तो कुछ पावर का उत्सर्जन उन एरिया से कर सकती हैं जो कि थर्मल ना हो, रिन्यूएबल से कर सकती हैं। और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1 लाख सोलर पीवी पैनल्स लगाएगा जो उस रिजर्वेयर के ऊपर तैरेंगे और वहां से फिर बिजली जनरेट करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट 1.364 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर एनम बचाएगा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में बहुत ज्यादा पानी का भी इस्तेमाल होता है और ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। ये हो गया। इसके बाद तो जो फ्लेक्सिबाइजेशन स्कीम थी इसके बारे में आपको पहले बता ही चुका हूं कि 2018 में लॉन्च हुई। तो पावर जनरेशन के लिए कंपनीज स्विच कर सकती हैं फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल्स टू रिन्यूएबल्स अगर वो चाहती हैं तो, कहीं और जहां पर नई लोकेशन उसके अलावा भी। तो उसके तहत एनटीपीसी ने किया था। एक और न्यूज में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो था तेजू एयरपोर्ट के बारे में। तेजू एयरपोर्ट असल में कहाँ हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश एक तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और कनेक्टेड नहीं है, तो जिसके लिए उड़ान जो हमारी स्कीम थी, उड़े देश का आम नागरिक, उस स्कीम के अंतर्गत जहां पर पहले एयरपोर्ट नहीं थे, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज कहती थी कि हम वहां पर ऑपरेट करेंगे तो हमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ कराया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। मतलब अगर जो कमियां आ रही हैं आपके प्रॉफिट्स में या तो उसमें आपको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, जो गैप बच रहा है वो फंड करती थी गवर्नमेंट। तो इसके लिए जो स्कीम के अंतर्गत पहला कमर्शियल जो फ्लाइट लॉन्च किया गया, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट एयरपोर्ट होगा ये, विच इज इन तेजू, विच इज इन लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट का 7वां इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, ठीक है, 7वां इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है बेसिकली। तो टूरिज्म को एनहेंस करेगा और एक कनेक्टिविटी का भी काम करेगा बाकी राज्यों के साथ। तो गुवाहाटी के साथ इसके फ्लाईविक जो है वो प्रोवाइड करेगा यहाँ पे रूट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्कीम के अंतर्गत है वो हमें पता होना चाहिए, कहाँ पर ये लोकेशन है वो हमें पता होना चाहिए। देन एक स्कीम है काफी अच्छी जो कि उड़ीसा ने लॉन्च की है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। इसके तहत एक स्मार्ट कार्ड स्कीम के तहत लोगों को एक हेल्थ कार्ड की तरह कुछ दिया जाएगा जिसके थ्रू वो चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अपना इलाज करा सकते हैं। इट्स हेल्थ इंश्योरेंस। खास बात यह है कि स्मार्ट कार्ड बेस्ड है और 2018 में जो स्वास्थ्य कल्याण स्कीम यूज पहले ही लॉन्च हो चुकी है उसका अपडेटेड वर्जन है जहां स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। खास बात यह है इसमें अगर किसी के पास ये कार्ड नहीं है तो वो अपना जो हेल्थ फैसिलिटी इस्तेमाल करने की जो फूड सिक्योरिटी कार्ड है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए। और 5 लाख पर ईयर वुमेन, और वुमेन को बेनिफिट्स 10 लाख पर ईयर तक का दिया जाता है। इसमें हर फैमिली को 5 लाख का कवर है, वुमेन को 10 लाख तक का कवर यहाँ पे दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह, स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप फूड सिक्योरिटी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैशलेस हेल्थ कवरेज यहाँ पे दी जाएगी और ऑब्वियसली स्मार्ट कार्ड है तो 12 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिसके तहत अगर कोई बीमार पड़े 2 लोगों को दिया जाएगा तो वो सेम टाइम पर अपना इलाज करा सकते हैं। तो काफी इनोवेटिव स्कीम है, कुछ चीजों का इस्तेमाल इसमें गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर भी कर सकती है। देन जीसैक एक्विजिशन प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया गया, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम 2.0। इसके तहत जो आरबीआई है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचती है और खरीदती है। तो भाई इससे फर्क क्या पड़ेगा। लेट्स से इंडियन इकोनॉमी में अभी
लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेट्स से 1 लाख करोड़ लोगों के पास घूम रहे हैं, और क्योंकि मार्केट में इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होता है तो चीजें उतनी ही है, तो बहुत सारा पैसा है चीजें कम है, तो लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, तो होगा क्या, इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब महंगाई होगी। तो अगर किसी इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मतलब मुद्रा ज्यादा होती है, करेंसी ज्यादा होती है, तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो अगर आप इकोनॉमी से पैसे निकाल लें तो वहां पर अब क्या होगा, मार्केट में पैसे कम है और चीजें तो नहीं है, तो अब महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगी, मार्केट से पैसा निकला है, आपने स्क्वीज आउट कर दिया मनी, राइट। और गवर्नमेंट क्या करती है फिर बाद में, जब मार्केट में उन्हें लगता है कि नहीं पैसे अब आने चाहिए, लोगों के पास पैसे कम है, डिफ्लेशन आ गया, तो मार्केट में पैसा बढ़ाने के लिए आप फिर मार्केट में पैसा ले आते हैं। तो वो लाएंगे कैसे, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड जो आपने पहले बेचे होते हैं, लोगों ने आपको पैसे दिए 1 लाख करोड़ और आपका बॉन्ड खरीद लिया प्राइवेट कंपनी ने या बैंक्स ने, गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई चलो, अब हमारे बॉन्ड हम वापस दे रहे हैं आपको, और आपको जो इंटरेस्ट है, जो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो मार्केट में फिर वो 1 लाख करोड़ प्लस इंटरेस्ट रेट वापस आ गया, तो मार्केट में ढेर सारा पैसा आ गया, तो अब वहां पे डिमांड और जनरेट हो जाएगी और जो डिफ्लेशन की स्थिति थी वो बदल जाएगी। ये आमतौर पे काम ऐसे करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, जिसके लिए गवर्नमेंट इस तरह का इस्तेमाल करती है। मार्केट में पैसा ज्यादा है तो आपने पैसा खींच लिया, कम है तो पैसा डाल दिया। तो आरबीआई की स्कीम थी विच इज एक ऑपरेशन ट्विस्ट पहले लॉन्च हुई थी। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत भी गवर्नमेंट 10,000 करोड़ के बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म में खरीद लेती थी और लॉन्ग टर्म में बेच देती थी, मतलब अभी आप खरीद लो, बाद में हम बेच देंगे, तो पैसा मैनेज हो जाता था। ये सब होता है जिस प्रोग्राम के अंतर्गत, उसे कहते हैं ओएमओ, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम, याद रखिए मैंने 3 टर्म यूज किए। ऑपरेशन ट्विस्ट जो आरबीआई पहले लॉन्च कर चुकी है, ये है जीसेक विच इज जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम मार्केट को देखे बिना कि जो स्थिति है उससे मतलब नहीं है, हम अनकंडीशनल और एक स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन करेंगे कि भाई ये तारीख को बॉन्ड्स आ रहे हैं, ये तारीख को बॉन्ड्स जा रहे हैं, मतलब इतने को बेचा जाएगा, इतने को खरीदा जाएगा, पहले एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम दिया जाएगा। तो इससे होगा ये कि आरबीआई पहले कमिट करेगी कब वो जीसेक्स को या तो खरीदेगी या बेचेगी, उसको पहले अनाउंस करेगी, मार्केट सेंटिमेंट को ध्यान में रखे बिना। नॉर्मली मार्केट सेंटिमेंट्स को देखा जाता है, इक्विटी मार्केट कैसे काम कर रहा है, बॉन्ड्स के रेट क्या चल रहे हैं, तो लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि आरबीआई क्या कब करेगी। तो उसके तहत इस स्कीम के अंतर्गत कहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीदना या बेचना एक प्रॉपर सिक्योरिटी सेटअप के थ्रू होगा, उसके थ्रू डेटा प्रोवाइड किया जाएगा ऑर्डरली फैशन में, ताकि यील्ड कर्व जो है, जो बॉन्ड की रेट है, जो बॉन्ड यील्ड मतलब होता है कितने आपकी कमाई हो रही है एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए आरबीआई ने ऐसे कहा है कि वो करेगी। तो इससे होगा क्या, ये जो जीसेप स्कीम है, ये कोशिश क्यों आखिर जीसेप स्कीम लॉन्च की गई, पहली बात तो ये इसलिए लॉन्च की गई ताकि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग का कॉस्ट है, जो उधार गवर्नमेंट ले रही है, उसमें थोड़ी कमी आ जाए इसकी वजह से, और यील्ड बॉन्ड पे थोड़ी कमी आए। यील्ड बॉन्ड मतलब जैसे मैं बता चुका हूं पहले, जो आप परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता है आपको किसी सिक्योरिटी के ऊपर में, उसे कहते हैं यील्ड रेट। अगर आप 100 रुपए का बॉन्ड खरीद रहे हैं तो कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, विच इज योर यील्ड रिटर्न। तो इसमें कई चीजें काम करती है, मार्केट में क्या रेट है, इंटरेस्ट मार्केट क्या है, उन सबको ध्यान में रखते हो। तो इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने जीसेक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके तहत वो एक टाइम फ्रेम देंगे और कमिट करेंगे उस टाइम फ्रेम, ये इसी टाइम में या तो जो सिक्योरिटीज उनके साथ डीलिंग की जाएगी, इतनी सी बात है। इसके बाद बात आती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये एक ऐसा टर्म है जो यूज किया गया है अभी, इससे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब होता है कैसे गवर्नमेंट या आरबीआई मॉनेटरी टूल्स का इस्तेमाल करके मार्केट में मनी सप्लाई घटाती या बढ़ाती है, जो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब उनको बढ़ाना होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड्स को खरीद लेगी, वापस ले लेगी, बॉन्ड्स ले लिए, पैसे दे दिए, तो मार्केट में पैसा आ गया। और जब मार्केट पैसा मनी सप्लाई घटाना होगा तो बॉन्ड सेल कर देगी, बॉन्ड सेल करेगी। अगर 1,000 करोड़ का बॉन्ड सेल किया गया तो कोई बॉन्ड खरीदेगा, तो जो बॉन्ड खरीदेगा वो उसके लिए पैसे देगा, तो पैसे आ गए आरबीआई के पास, बॉन्ड चला गया उस व्यक्ति के पास, तो मार्केट से पैसे घट गए, राइट। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, रेपो रेट बढ़ाती है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाती है, ये हम पहले ही बैंकिंग सेक्टर्स के अपने टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, राइट, विच इज अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, लेकिन डायरेक्टली वो पब्लिक के साथ डील नहीं करती, वो डील करती है बैंक्स के थ्रू, याद रखिए, राइट। और इसके अलावा जो मैंने बताया, सीआरआर हो गए, एसएलआर हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये और एग्जांपल्स इसके थ्रू मार्केट में पैसा घटाया बढ़ाया जा सकता है। बैंकों से क्यों डील कर रही है भाई, क्योंकि अंततः बैंक ही आपको पैसे दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो पहले आया था विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, इनमें से कौन से चीजें कंपोनेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी का, बैंक रेट, ओएमओ, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, बताइए मुझे। 1 and 2, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 3, 4, इसका सही आंसर है सी, विच इज 1 and 2, यानी बैंक रेट ऑन ओपन मार्केट ऑपरेशन। पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता। अब देखते हैं कितना आपको सही सही याद है।
ऑपरेशन कोनगन एक बायलैटरल एक्सरसाइज है मैरीटाइम बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। शंकराचार्य तमिलनाडु में है मंदिर। जन शिक्षा संस्थान 1967 में लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट रिजर्वेयर समाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक G-Secs को बेचती है ताकि लिक्विडिटी मार्केट से हटा सके। क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है? आई होप आपने आंसर कर दिया होगा और ये इसके सही आंसर्स है। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।